हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं। 12th मैथ्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके बराबर है। तो रेडियो एक्टिव डीके में अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है ना जी। तो उसका अमाउंट जो है पर यूनिट टाइम कितना होगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के ऑफ x, क्योंकि उसकी वैल्यू कम होगा ना मास का, इसलिए। याद क्लियर है। तो k इज द कांस्टेंट। अगर मुझे सॉल्व करना है एक मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन, दिया x इज इक्वल टू a e रेज टू k ऑफ t, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन इसका निकालो जब t का वैल्यू 0 है। t इक्वल टू 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, x नॉट इक्वल टू a e रेज टू k इंटू 0। तो a रेज टू 0 क्या होता है 1 ना, तो a इंटू 1 इज इक्वल टू x नॉट। तो x नॉट का वैल्यू क्या है a, कांस्टेंट के बराबर आता है। तो ये a का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई रेज टू के इंटू टी आएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट है हाफ लाइफ पीरियड। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड में क्या है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिफाइंड एज टाइम टेकन टू बिकम अ हाफ ऑफ इट, ठीक है। तो उसको हाफ लाइफ कहते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड मतलब जितना अमाउंट लिया उसको हाफ होने में कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं। जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है ए, उसका 100 मोल्स है, तो ये अपना ए हाफ हो गया, मतलब ए 50 मोल्स हो गया, ठीक है ना। तो इनिशियल में टाइम 0 था, अभी टी हाफ निकालना है, तो इसी को हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल से सॉल्व करके बताता हूँ। देखो दिस मैथ हैज अ लाइफ ऑफ 5 डेज, हाफ लाइफ। तो इसका टी हाफ दिया जी 5 डेज, ठीक है। अ सैंपल ओरिजिनली हैज अ मास ऑफ, तो उसका स्टार्टिंग में मास कितना है, x का वैल्यू x नोट 800 मिलीग्राम। फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज, ठीक है। तो इसका मास निकालना है आफ्टर 30 डेज, ठीक है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दो, dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के ऑफ x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन डायरेक्ट दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन वो कितना दिया है, x इज इक्वल टू c e रेज टू माइनस के ऑफ t, ठीक है। तो c कांस्टेंट है, तो इसके अंदर डाल दो वैल्यू x का वैल्यू जब टाइम 0 है तो क्या मिलेगा बताओ। यहाँ पे पुट करो t इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 800, देखो ये दिया है ना, तो क्या आएगा बताओ। इसको पुट करने के बाद 800 इज इक्वल टू c e रेज टू 0, e रेज टू 0 1 ना, तो c इक्वल टू 800 मिलीग्राम, क्योंकि e रेज टू 0 क्या होता है 1 ना, समझो। तो ये वैल्यू डाल दो इस इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में इसमें। तो x इज इक्वल टू c के जगह पे 800 डालना, e रेज टू माइनस के ऑफ t, ठीक है। तो हाफ लाइफ इज 5 डेज, x इज 400। तो ये जब अमाउंट इनिशियल मोल कितना है 800, तो हाफ टाइम में कितना हो जाएगा जी 400 ml हो जाएगा ना, x नॉट बाई 2 ऐसे, ठीक है। तो 800/2, तो इधर डालो कितना आएगा 4-5 डेज में हाफ डे हो जाता है ना, बोला है ना उसने। तो ये मान लो 400 हो गया, ये 800 है, e रेज टू माइनस के, ये t हाफ। तो t हाफ का भी वैल्यू दिया है 5 डेज ना, तो डाल दो। ये तो कैंसिल कर लो 2 टाइम्स में,
तो 1/2 इक्वल टू ई रेस टू माइनस के इंटू 5, बराबर है। तो ये आ गया तुम्हारा ई रेस टू माइनस के 5 का वैल्यू। यहाँ तक लिखो, फिर मैं बता दूँ। देखो उसमें नेक्स्ट पार्ट क्या करना था जी, टाइम का वैल्यू अगर 30 डेज हो जाएगा तो वैल्यू निकालना था ना। तो बताओ फिर, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या है 800 ई रेस टू माइनस के इंटू 30, बराबर ना। समझा क्या, टाइम की जगह 30 डालना है, ये इनिशियल वैल्यू सी है तो ये x कैलकुलेट करना, तो x इज इक्वल टू 800, तो e रेस टू माइनस के 30 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 6 लिख सकता हूँ, तो ये 5 इंटू 6 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या है जी, इक्वेशन 2 से क्या है, हाफ है ना। तो 800 डिवाइड बाई हाफ रेस टू 6, बराबर ना। तो ये सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। तो 2 रेस टू 6 कितना होता है, तो 2 रेस टू 3 8 होता है ना, तो 8 इंटू 8 ना, तो ये कितना होगा 100। तो 100 बाई 8 कितना होता है जी, ये 4 कर लो, ये 50 कर लो, 2 कर लो, 25 कर लो, तो 12.5 मिलीग्राम। समझा ना, ये सब भी पूछता है, देख लो न्यूटन्स लॉ ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये फिजिक्स में भी है और इंजीनियरिंग में भी मिलेगा, तो ध्यान से सुनो। न्यूटन्स, और आगे फिजिक्स में भी है, अभी पढ़ाऊंगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है लेकिन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग हीटेड बाय बॉडी एट एनी टाइम इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर। तो ये सिंपल बोलता है कि जो चेंज इन टेम्परेचर है ना जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर है। समझा, अभी मान लो टेम्परेचर 27 डिग्री है, 12 बजे 30 डिग्री हो जाएगा, तो डिफरेंस जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो रहे वैल्यू, तो ये आपका माइनस के थीटा माइनस थीटा नोट, ये टेम्परेचर है थीटा यहाँ पे, ठीक है। थीटा नोट मतलब इनिशियल टेम्परेचर, और ये इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर, और के मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, थीटा वाले को नीचे ले लो और डी टी को इधर ले लो, डी थीटा बाई टी थीटा माइनस थीटा नोट इज इक्वल टू माइनस की ऑफ टी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये लॉन ऑफ थीटा माइनस थीटा नोट इक्वल टू माइनस के इंटू टी, बराबर ना। तो इनिशियल कंडीशन डालना तो डाल सकते हो, और इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ई रेस टू माइनस के इंटू टी इक्वल टू थीटा माइनस थीटा नोट। चलो लिख लो। तो देखो फोर्थ न्यूमेरिकल कर देता हूं, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कूल्स इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो ले लो, तो मान लो थीटा इक्वल टू कितना दिया जी, 100 डिग्री सेल्सियस एट टेम्परेचर, मान लो ये थीटा 1 है, तो मैं T1 ले लेता हूँ, टाइम 10 मिनट, फिर है थीटा 2 88 डिग्री सेल्सियस, टाइम दिया है नहीं, 100 से 88 होने में 10 मिनट लगता है इसको, तो ये वाला कंडीशन फर्स्ट है हमारा, 100 से 88 होने में 10 मिनट लगता है। इन रूम टेम्परेचर, तो ये T2 नहीं पता, अपने को रूम टेम्परेचर दिया, इनिशियल टेम्परेचर, इसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं, तो ये है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 20 मिनट्स, तो थीटा 3 समझ लो, तो
टाइम t2 कितना दिया है 20 मिनट्स में निकालना है। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ क्यूल का इक्वेशन लिख दो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा माइनस 25। यहाँ पे थीटा नोट नहीं लिख रहा, थीटा नोट कितना है रूम टेम्परेचर 25 ना, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या आता है माइनस के ना, थीटा माइनस 25। ठीक है, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया। इंटीग्रेटिंग, आफ्टर इंटीग्रेशन क्या मिलता है बताओ, क्या मिलेगा? इनिशियल कंडीशन डाल दो, आफ्टर इंटीग्रेटिंग एंड यूजिंग इनिशियल कंडीशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लो। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, डी थीटा डिवाइड बाय थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेटिंग डी टी। इसमें कितने का डिफरेंस है जी, थीटा 1 माइनस 25, थीटा 1 माइनस थीटा नोट में 100 माइनस 25 75 ना, और इनिशियल वैल्यू 25। तो इसका इक्वेशन क्या था, इंटीग्रेट करके डायरेक्ट क्या आया था जी, थीटा इज इक्वल टू थीटा नोट प्लस थीटा 1 माइनस थीटा नोट ई रेज टू माइनस के। ठीक है, तो बार बार इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। तो वैल्यू डाल दो, थीटा टाइम अगर 10 डालेंगे तो ये 100 से 88 हुआ था, तो ये कितना हो गया 88। इनिशियल वैल्यू कितना था 25, ये डिफरेंस कितना आएगा, थीटा 1 कितना था 100, मतलब ये तुम्हारा थीटा 2 ले लो माइनस 25 ई रेज टू माइनस के टी। ठीक है, तो ये हो गया 88 25 75 ई रेज टू माइनस के टी। ये समझा क्या, ये समझा, थीटा 2 इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा 1 माइनस थीटा नॉट ई रेज टू माइनस के टी। ठीक है, तो इसको लेफ्ट में ले लो जी, तो 88 माइनस 25 इक्वल टू 75 ई रेज टू माइनस के टी। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 63 ना, तो 63 बाई 75 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस के टी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम का भी वैल्यू दिया ना कितना 10, तो इसमें 10 डाल दो, तो ई रेज टू माइनस के इंटू 10, उसका वैल्यू है 63 बाई 75। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से कैंसिल करो, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, और ये 2 1 21 अपॉन 25। यहाँ क्लियर ना? अभी देखो, अभी थीटा नोट निकालना है, ये T3 20 मिनट्स में, ये जो गिवन डाटा था उससे क्या यूज किया, मैं निकाला के का वैल्यू ना। अभी ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा नोट प्लस थीटा 2 माइनस थीटा नोट ई रेज टू माइनस के इंटू टी। समझा गया? तो टी थीटा निकालना, थीटा 3, थीटा नोट कितना है 25, थीटा 2 कितना है 100, माइनस 25 तो ये क्या आएगा ई रेज टू माइनस के, टी की जगह पे कितना लिखना जी 20 ना, तो इसको थीटा 2 88 है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ना वो बोला है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 20 मिनट्स, तो यहाँ से यहाँ जाने में 10 मिनट लगता है और यहाँ से यहाँ जाने में 20 मिनट लगता है, तो इसमें थीटा 2 नहीं लेंगे, थीटा 1 नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कर लो और 100 डालो, समझा ना? तो अभी सॉल्व करो, कितना आता है, कितना आएगा, ये आ जाएगा 25, ये है 75 और ई रेज टू माइनस के इंटू 10 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू पता है अपने को कितना है, यहाँ से ये 2 ले लो, ये इक्वेशन 1 ले लो,
और ये 3 ले लो, तो 2 का वैल्यू 3 में डाल दो, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 75 इंटू 21/25, तो ये 3 टाइम में जाता ना, तो 25 प्लस 63 कितना आता जी? पावर 2 भी आएगा। 88। पावर 2 भी आएगा ना, तो मिस्टेक हो गया। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 75, 21/25 का पावर 2, तो 25 प्लस 75 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 25 इंटू 25 कितना आता है बताओ? ये आता है 77.92, 77.92। चलो लिख लो, यहाँ दिख रहा है क्या नीचे? देख बेटा, देख सीधा, इंटीग्रेटिंग d थीटा बाई थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे जी, तो इनिशियल थीटा नोट ले लो और फाइनल थीटा 1 और टाइम ले लो 0 से t। ठीक है ना, ये लिमिट डाल दे, ये समझा गया? तो इंटीग्रेट करेंगे तो ln ऑफ थीटा माइनस थीटा नोट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी, 0 से t, और ये क्या आएगा बताओ? ये है तुम्हारा थीटा नोट से थीटा 1, तो ln ऑफ थीटा के जगह पे डालना, तो थीटा 1 माइनस थीटा नोट, ये समझा क्या? हेलो ओ भाई साहब, ये समझे क्या? लिमिट्स डाल रहा हूँ, ln ऑफ थीटा नोट माइनस थीटा नोट इक्वल टू माइनस के इंटू टी माइनस 0, ये समझा? तो ये हो जाएगा ln ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा नोट, ये तो 0 हो गया ना, ln 0 0, तो ln ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, ये समझा? लिमिट्स डालने के बाद आया, अभी इनिशियल कंडीशन डाल दो, जब t का वैल्यू 0 है तो थीटा इक्वल टू थीटा 1 है, तो ये क्या आता है बताओ? इसको ना पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर डालना, तो इसका बेस ही है, तो e रेज टू माइनस के टी आएगा इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा नोट, ये समझा गया? तो अभी t का वैल्यू 0 डाल दो, तो e रेज टू 0 1 होता है ना, और थीटा के जगह पे थीटा 1 डाल लो, तो ये क्या मिलेगा जी? यहाँ पे थीटा इक्वल टू थीटा 1, तो ये थीटा 1 माइनस क्या आएगा? थीटा 1, तो ये 0, तो e रेज टू 0 1, तो इसमें कांस्टेंट का वैल्यू कहाँ है ना, ये तो 0 ही हो गया, e रेज टू 0 1, तो पॉज करना, सरफेस एरिया, ठीक है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन आल्सो यूज्ड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड टू सरफेस एरिया। तो देखो एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। तो वाटर इज बीइंग पोर्ड इनटू अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री, ठीक है? तो ये उल्टा कोन रखा हुआ है तुम्हारा ऐसा, तो कोन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बराबर है? ये आपका हाइट हो गया, इसका ये स्लैंट हाइट L ना, तो क्या बोलता है इसके अंदर पानी पोर कर रहा है, तो मान लो यहाँ तक फील हुआ है, तो ये हाइट ले लो H, रेडियस R, हाइट H ले लो, ठीक है? इसका एंगल कितना बना रही है? 45 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर पूरा लेंगे तो टोटल स्लैंट हाइट आएगा, छोटा पार्ट भी ले सकते हैं इसका, तो L को क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट ना, स्लैंट हाइट, R रेडियस है और H हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो एंगल दिया हुआ आपका 45 डिग्री, ठीक है?
in such a way that rate of change of volume at any proportion is directly proportional to curved surface area. तो वॉल्यूम जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर्व्ड सरफेस एरिया है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dV by dt is equal to curved surface area, which is weight at that time. Initially the vessel is full at a height of 2 centimeter. हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर. आफ्टर 2 सेकंड t equal to 2 सेकंड the height becomes 10. तो ये h1 था, अभी कितना हाइट हो गया जी 10 सेंटीमीटर. ठीक है. सो दैट आफ्टर 3, ये t1 ले लो, t2 कितना है 3.5 सेकंड. तो हाइट h3 तुम्हें बताना है. इनिशियल हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर. ठीक है. 3.6 फ्रॉम दैट हाइट ऑफ द टावर विल बी. तो ये भी दे दिया है, तुम्हें वेरीफाई खाली करना है. 16 सेंटीमीटर आना चाहिए. ठीक है. तो मैं रिलेट लिख देता हूँ केस के फॉर्म में. जब टाइम 0 है तो हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर. ठीक है. जब टाइम 2 है तो कितना हाइट है 10 सेंटीमीटर. यहाँ पे भी लिखा था ना, देखो. ठीक है. तो थीटा इक्वल टू क्या होगा बताओ. थीटा निकालोगे इसका तो ऐसा है ना, ये है तुम्हारा 45, ये है तुम्हारा h और ये है तुम्हारा रेडियस. तो tan थीटा क्या होता है जी. तो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर रेडियस, हाइट है h, बेस. समझा. तो tan 45 1 होता है. तो ये तुम्हारा रेडियस इक्वल टू हाइट के बराबर आ गया. बराबर ना. यहाँ तक क्लियर है. tan 45 1 होता है. ये समझा. अभी देखो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट करो. ये L है, ये H है, ये R है, ये 90 डिग्री है. तो ये हाइपोटेनस हो गया ना. तो L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. क्या क्लियर है. तो बताइए महाराज, इक्वेशन 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें 2 में. H इक्वल टू R है ना. तो L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. तो 2R स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट, तो √2 इंटू R आएगा ना. समझा क्या. तो अभी बताओ कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या जी. कोन का एरिया ऑफ कोन ऑफ कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया क्या आता है पाई आर एल ना. तो पाई आर एल की जगह पे क्या डालेंगे जी प्लस माइनस √2 आर. तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर √2. बराबर ना. तो एच के फॉर्म में लिखना है क्योंकि हाइट को फाइंड करना है ना. तो आर के जगह पे एच डाल दो. तो कर्व सरफेस एरिया इन द फॉर्म ऑफ एच क्या आएगा पाई एच स्क्वायर √2 ना. ये समझा. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है ना. उसने बोला था देखो यहाँ से. तो गिवन है तुम्हारा. तो dV by dt इज इक्वल टू पाई एच स्क्वायर √2. ठीक है. तो इसको क्या करो इंटीग्रेट कर लो. कौन सा है यहाँ तक लिखो. ये बताता हूँ आगे. ठीक है. तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो कांस्टेंट पे आएगा ना. यहाँ पे c लिखेंगे. तो क्या है dV by dt इज इक्वल टू c पाई h स्क्वायर √2. ठीक है. ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है. c इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी. ठीक है. तो यहाँ पे क्या का कांस्टेंट है बताओ. c पाई और √2. तो ये पूरे को कांस्टेंट ले लूं तो k इक्वल टू c पाई √2 को एक नया कांस्टेंट k ले लेता हूँ. तो ये k h स्क्वायर के बराबर आ गया dV by dt. यहाँ तक क्लियर है. तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है जी कोई बताएगा. 1/3 पाई r स्क्वायर h. ये पता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई स्क्वायर h. ठीक है. तो r की जगह पे h डाल दो. तो 1/3 पाई h स्क्वायर इंटू h. तो ये आएगा 1/3 पाई h क्यूब. ये समझा.
ये समझा क्या? ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा वॉल्यूम हो गया। तो इसको dv/dt निकालेंगे तो क्या मिलेगा जी? बताओ। इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv/dt इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये h3 बाहर आएगा इसका पावर, और ये पावर कम हो जाएगा dh/dt। ठीक है, तो dv/dt क्या है तुम्हारा? kh² है ना, तो यहाँ पे डाल दो। तो इसको ले लो सेकंड, इसको ले लो थर्ड। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या मिलेगा? क्या जी? kh² इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 3h² dh/dt। ठीक है, तो h² से h² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल टू पाई dh/dt बचता है। तो dh/dt क्या आएगा? k/पाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ तक लिखो, राइट हैंड में डाल दूं। तो देखो अपना क्या है, dh/dt इज इक्वल टू k/पाई आया, तो k भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट ना, तो एक नया कांस्टेंट अभी लेता हूँ a, उसको इंट्रोड्यूस किया a, तो a, तो dh/dt इक्वल टू a है, तो इंटीग्रेट करो, इसको इधर ले लो, तो dh इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन ऑफ dt, इसको भी इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा dh का इंटीग्रेशन h और टाइम का t और एक कांस्टेंट c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे b लिया है c के जगह पर, मैं पहले c यूज कर चुके हैं ना, तो b ले लेता हूँ। तो अभी कंडीशन डालो, जब हाइट 2 था तो टाइम कितना था जी? टाइम 2 सेकंड था ना, कि 0 था? 0, तो b आ जाएगा। b का वैल्यू कितना आया? 0 प्लस b, तो b इक्वल टू 2 आया। समझा? उसी तरह से हाइट जब 10 था, इसमें डालो सेकंड केस में, हाइट जब 10 था तो टाइम कितना दिया था उसने? कितना? 2 ना, 2 सेकंड, और b का वैल्यू डाल दो 2, तो a का वैल्यू आ जाएगा, तो 10 2a प्लस 2, तो 8 इक्वल टू 2a, a इक्वल टू 4। समझा ये? तो ये सब का वैल्यू इसमें डाल दो, तो h इक्वल टू 80 प्लस b है ना, तो h इक्वल टू a का वैल्यू कितना है? 40, b का वैल्यू 2। ठीक है, तो अभी बोला था कितना टाइम? 3.5 सेकंड पे हाइट वेरीफाई करना था, तो कितना आएगा कि 5 को 20, हाथ में 2, 12 14, 14.0 प्लस 2, तो 16 सेंटीमीटर। तो हो गया ना आंसर, प्रूफ लिख लो। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है जी, तो क्या था? d(θ/dt इज इक्वल टू क्या था? माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट, यही था ना इक्वेशन। तो इसको इंटीग्रेट करूंगा, देखो इंटीग्रेटिंग dθ/θ माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ dt, बराबर है? यहाँ तक क्लियर ना? तो लिमिट्स डालो, θ1 टू θ2, तो ये इंटीग्रेशन लॉन थीटा माइनस थीटा नॉट आता है, ये θ1 ये θ2, माइनस के 0 से t, तो t 0 से t। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? क्या नाम देशी का, समझा? नहीं, ये लोअर लिमिट θ1 ले आओ, ये अपर लिमिट θ2 ले आओ, इसका इंटीग्रेशन लॉन आता है, लॉन, समझ गया ना? इसका बेस ही होता है। अभी देखो, तो आराम से करो तो आंसर आ जाता है। पहले θ2 डालो, तो लॉन ऑफ θ2 माइनस थीटा नॉट माइनस लॉन ऑफ θ1 माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के t माइनस 0। याद क्लियर है? थीटा वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो थीटा नॉट को ऐसे रखा ना, तो आ गया आंसर। तो लॉन ऑफ θ2 माइनस थीटा नॉट डिवाइड बाई लॉग m माइनस 1, तो θ1 माइनस थीटा नॉट
इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे इसका बेस ई है, तो ई रेज टू माइनस के इंटू टी बराबर है इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा नोट डिवाइड बाई थीटा 1 माइनस थीटा नोट। तो आ गया आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो थीटा 1 माइनस थीटा नोट ई रेज टू माइनस के टी इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा नोट। तो इसको लेफ्ट में भेजो, तो थीटा 2 इक्वल टू थीटा नोट प्लस थीटा 1 माइनस थीटा नोट ई रेज टू माइनस के टी। यही आंसर था ना? बताता नहीं है तुम लोग, यहाँ पे भी मिस्टेक कर दिया, समझा? यहाँ पे थीटा नोट कैसे लेंगे ना, ये तो कांस्टेंट का वेरिएबल लेना है ना। चलो लिख लो।